उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आगे हम ना आपकी थर्ड मेन हेडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। इस हेडिंग में बेसिकली इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया गया, कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन किया गया कि फेडरलिज्म जिससे साबित होता है हाँ भी इंडिया में सक्सेसफुल होता है। इस वाली हेडिंग में ना हम बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज पॉलिसी और थर्ड और लास्ट पॉइंट है सेंटर और स्टेट रिलेशंस। तो आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स से फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होती है उसको डिस्कस। अब जो लिंग्विस्टिक वर्ड है ना, इसका मतलब बेसिकली भाषा से उसका रिलेशन होता है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मिला के क्या बना, भाषाई राज्य। इसका मतलब ये बना जैसे जिसकी लैंग्वेज होती है वैसे ही उसको उसकी स्टेट दे देना। जब ये पॉइंट लास्ट तक डिस्कस हो जाएगा ना, आपको इस पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इस पॉइंट की शुरुआत होती है आपकी टेक्स्ट बुक की ये वाली लाइन से, जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1950 के बाद सेवरल ओल्ड स्टेट्स चेंज इनटू न्यू स्टेट्स। उनके कहने का ये मतलब है कि अगर हम मैप को देखते हैं इंडिया की 1950 के बाद वाला एरा को, तो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स है ना जो वो चेंज हो गई। मतलब कुछ स्टेट से कुछ स्टेट अलग कर दी गई। जैसे मैं आपको 2 पिक्चर दिखाता हूँ। ये है 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था तब की स्टेट्स, ध्यान से देख लो कितनी ज्यादा कम है, कौन सी स्टेट कहाँ पर है। अब बात करते हैं एट प्रेजेंटली क्या है। ये वाला मैप है जो इंडिया का प्रेजेंट में, जिसमें 28 स्टेट और 8 यूटीज है। लाइन अब समझ आ गई ना कि इंडिया की इंडिपेंडेंस 1950 के बाद क्या है, बहुत सारी स्टेट चेंज हो गई न्यू स्टेट्स में। अब जो नई नई स्टेट्स बन गई हैं उनमें से कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जो भाषा के आधार पे बनी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के आधार पे बनी। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का एम क्या था, सेम स्टेट्स फॉर सेम स्टेट। किसके लिए सेम स्टेट, सेम लैंग्वेजेस, जिसकी लैंग्वेज सेम है उसको स्टेट भी सेम दे दो। सेम कॉमन कल्चर, जिसका कॉमन कल्चर है उसको उसकी स्टेट दे दो। सेम एथनिसिटी, जिसकी जो जात है उसको वो वाली स्टेट दे दो। मतलब एक जाति के लोग एक स्टेट में रहेंगे, एक जाति के जितने भी कल्चर सेम है वो एक स्टेट में रहेंगे, और एक जाति की जितनी भी लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं लोग वो वाली स्टेट उनको दे दी जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक फैक्ट याद रखना है, लिंग्विस्टिक स्टेट जो सबसे पहली बनी थी भाषा के आधार पे, उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, जो कब बनी थी 1953 में। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेस पे जो जिसकी जो भाषा है उसको वो वाली स्टेट दे दी गई। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, तेलुगु। तो तेलुगु की आंध्र प्रदेश स्टेट है जो लिंग्विस्टिक स्टेट भाषा के आधार पे बनने वाली पहली स्टेट है ये, जो कब बनी थी 1953 में बनी थी। एक एग्जांपल और आपको बता देता हूँ, जो भाषा के आधार पे जो स्टेट बनी वो है पंजाब। पंजाब कब बनी 1966 में, और वहाँ पर क्या बोली जाती है, पंजाबी। मतलब जैसा जिस लोगों का कल्चर होएगा, जैसे जिस लोगों की लैंग्वेज होगी, जैसे लोगों की जाति ज्यादा होगी तो उनको अलग अलग स्टेट दे दी गई। तो लिंग्विस्टिक स्टेट से भी इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ सक्सेसफुली। ये वाला पॉइंट ये कहना चाहता है। यहाँ पर आगे ना मैं आपको क्या हुआ शो कर रहा हूँ, इसमें क्या है, सारी स्टेट्स की फॉर्मेशन डेट आ जाएगी, और स्टेट कौन कौन सी स्टेट भाषा के आधार पे कब बनी वो सारी की डिटेल है। यहाँ पर आप इसको स्कैन करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। एक बार ना पिछले एग्जाम में आया था, व्हाट इज अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ अ लिंग्विस्टिक स्टेट, तो वो भी डिस्कस साथ के साथ कर ही लेते हैं। इसका पहला रिजल्ट निकला, कंट्री मोर यूनाइटेड, यूनाइटेड हुआ और इससे लड़ाई झगड़े भी इंडिया में कम हो गए। अगला इसका क्या इफेक्ट बना, मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इजियर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2 मैंने स्टेट करवाई ना इसी एग्जाम्पल की। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु। अब आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग रहने वाली संख्या क्या है, तेलुगु। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के काम क्या है, तेलुगु लैंग्वेज में होंगे, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा पंजाब, पंजाब में पंजाबी का यूज सबसे ज्यादा होगा, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर पंजाबी होगी उनकी, सारे ऑफिशियल काम भी पंजाबी में किए जाएंगे। मतलब इससे क्या होगा, सभी भाईचारा बढ़ेगा। मतलब एक स्टेट जहाँ पर जो लोग सेम कल्चर के रह रहे हैं, सेम लैंग्वेज के रह रहे हैं, उनको एक ही स्टेट ही दे। आई होप ये 2 के 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन कर दिया है, नो लैंग्वेज इज अवर नेशनल लैंग्वेज। कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऐसे नहीं बोल दिया गया है सारा का सारा काम हिंदी में होएगा, सारा का सारा काम इंग्लिश में होएगा, सारा का सारा काम पंजाबी में होएगा। कोई भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी को नहीं दिया गया, किसी भी लैंग्वेज को, ताकि भाषा को लेके कभी भी किसी भी स्टेट में लड़ाइयां झगड़े ना हो। अगला पॉइंट इसका ये याद रखना है, बिसाइड्स हिंदी अदर 21 लैंग्वेजेस आर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस है ना, उसको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोला जाता है, जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मतलब टोटल हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज दर्ज है, 22 लैंग्वेज हिंदी, और उसके साथ 21 लैंग्वेज, टोटल कितनी होगी, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का। यहाँ पर ये मतलब है हाँ भाई, अगर कोई भी एग्जाम
एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम देता है, सिविल सर्विस का एग्जाम देता है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम देता है, तो 22 लैंग्वेज में ही उसको क्वेश्चन पेपर आएगा। ऐसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा में भी। अगर वो हिंदी में करना चाहता है हिंदी में कर सकता है, इंग्लिश में करना चाहता है इंग्लिश में कर सकता है, उसकी चॉइस है। यहाँ पर एक आपने बात नोट रखनी, कौन सी? स्टॉप ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन 1965। जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेज छोड़ के गए थे, तो इंग्लिश का यूज कब बंद हुआ था इंडिया में यूज होना? 1956। ये अपनी फैक्चुअल डिटेल याद रखनी। काम अब किस में होता है? सभी लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश में स्टॉप हो गया था और इंडिया की 2 ही लैंग्वेज है जो ऑफिशियल है, वो कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश का स्टॉप कब हुआ था यूज करना? 1965 में। तो इंडिया में फेडरलिज्म सही तरीके से प्रैक्टिस होता है, ये लैंग्वेज पॉलिसी भी इसको क्लियर करती है। आगे हम डिस्कस करते हैं थर्ड और लास्ट पॉइंट इस हेडिंग का, जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इसमें ना एक डेट को पकड़ा हुआ है 1919। इसका बिफोर सिनेरियो देखेंगे और आफ्टर सिनेरियो देखेंगे। मतलब सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप 1990 से पहले कैसी थी और सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप 1990 और आज तक कैसी है, वो देखेंगे। पहले बात करते हैं बिफोर 1990। इसमें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिस यूज द पावर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ना 1990 में पहले क्या करती थी? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए अपनी पावर्स का मिस यूज करती थी। इन 2 पॉइंट्स को मैं 2 पिक्चर्स के साथ समझाऊंगा जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है। इतना समझ लो कि 1990 से पहले क्या सिनेरियो था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, स्टेट के साथ चीटिंग करती थी अपनी पावर्स का मिसयूज करके। कैसे करती थी मैं आपको पिक्चर से समझाऊंगा। अब बात करते हैं आफ्टर 1990। 1919 के बाद क्या इफेक्ट पड़ा? पावर शेयरिंग बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टीज एमर्ज बाय कोलिशन गवर्नमेंट। यहाँ पर लिखा है ना 2 वर्ड, नेशनल और रीजनल पार्टी। 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक होती है नेशनल पार्टी और एक होती है रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होती है? जो पूरा का पूरे इंडिया में फेमस होती है। रीजनल पार्टी कौन सी होती है? जो किसी न किसी स्टेट या किसी न किसी जगह की फेमस पार्टी होती है। 1990 के बाद क्या हुआ? कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, ज्यादा वोट्स नहीं मिलती, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिला के कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। 1990 से पहले क्या था? मान लो किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो दोबारा इलेक्शन होते थे, कोलिशन नहीं करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे। 1990 के बाद ये वाला सिनेरियो चेंज हो गया। सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप में बहुत सारी चेंजेस आई, तो यही चेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट डिस्कस करवाए ना, अब मैं आपको 2 पिक्चर शो करता हूँ। पहली पिक्चर ये है 1990 से पहले, मतलब पहले क्या सिनेरियो क्या था? यहाँ पर देख लो, एक जैसे लंगर नहीं लगा होता, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को कुछ बांट रही है। जैसे यहाँ पर ना ये जो पर्सन है ये स्टेट्स है, जैसे केरला, मद्रास और उड़ीसा। यहाँ पर क्या है? सारी स्टेट्स अपनी स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए लाइन में लग के सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है, हाँ भाई हमें इतने पैसे दे दो अपने स्टेट्स की डेवलपमेंट करने के लिए। ये वाला सिनेरियो 1990 से पहले वाला है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है। वो जिसको दिल करेगा उतनी ही ग्रांट देंगे, जिसको दिल करेगा उतनी ही हेल्प करेंगे। हो सकता है इनमें से किसी की हेल्प ना करे वो, ठीक है। तो ये सिनेरियो है 1990 से पहले वाला। अब मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। ये क्या है? 1990 के बाद वाला सिनेरियो है। इसमें क्या है? ये देखो, एक बंदा जैसे कुर्सी पे बैठा हुआ है, ठीक है। बैठा कौन है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है फॉर एग्जाम्पल। अब जो इस कुर्सी पे बैठी है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर अलग पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, जहाँ पर अलग पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है और यहाँ पर अलग पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है। मतलब ये वाली सरकार क्या है? कोलिशन गवर्नमेंट के अंडर बनी है। मतलब अगर इन सभी में से कोई भी साइड होता है तो इसकी कुर्सी गिर जाएगी, मतलब ये सरकार गिर जाएगी। तो ये फर्क पड़ा स्टेट और सेंटर की रिलेशन में 1990 से पहले और 1990 के बाद। अब इसको अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या है? सभी की बातें माननी पड़ेंगी, सभी स्टेट्स को उतनी ही ग्रांट देनी पड़ेगी जितनी वो चाहते हैं। आई होप ये 2 पिक्चर्स के साथ आपको ये वाला कंसेप्ट